नाम है यशोवर्धन और ये है हजीलाइज अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजीलाइज। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी घटना पर जिक्र कर रहे हैं जहां से मैं शुरुआत करूं। हालांकि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अमेरिका से AIM-120 एक बहुत ही एडवांस मिसाइल है, वो पाकिस्तान को मिली, लेकिन नहीं, हम थोड़ा आपको पीछे लेके जाएंगे। क्या आप जानते हैं अभिनंदन की वापसी 2019 में जब F-16 को इन्होंने मार गिराया, लेकिन वहाँ से एक मिसाइल चलती है पाकिस्तान से और इस मिसाइल के कारण MiG-21 जिसे उड़ा रहे MiG-21 बाइसन जिसका नाम था, जिसे उड़ा रहे थे विंग कमांडर अभिनंदन, ये इनके प्लेन को, इनके जेट प्लेन को हिट करती है और इनका प्लेन क्रैश हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में इनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और 60 दिनों, मतलब अगर देखें तो यहाँ पे अगर देखें 27 तो 60 घंटे के बाद इनको वापस लौटाया जाता है। तो इनका जो MiG-21 है क्रैश हो, तो MiG-21 की किलर जिस मिसाइल को कहा जाता है, उस मिसाइल का नाम है, यहाँ पर अगर हम देखें, जिसे डिफरेंट अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये देखिए, US अप्रूव्स MiG-21 किलर AMRAAM, तो AIM-120 भी इस मिसाइल को कहा जाता है और इसका नाम फेमस है MiG-21 किलर। 2019 की ये घटना हम सभी को जब भी ये बातचीत करते तो याद आ जाती है कि किस तरह से अभिनंदन को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर 60 घंटे बाद उनको लौटाया गया था। लेकिन अगर इस तरह की मिसाइलें पाकिस्तान क्यों ले रहा है, पहले इसे जानेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा जोड़ेंगे। अभी कुछ समय पहले ही अप्रैल और मई के महीने में एक घटना होती है जहां पे 10 मई को सीज फायर हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात शुरू होता है। और वो थी प्रतिक्रिया जो 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन वैली में जो घटना हुई थी उसको लेकर के, जहां पे भारत के 26 लोगों को पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने या पाक प्रायोजित आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है इसे समझना होगा। तब भारत ने रिटेलिएट किया, पाकिस्तान की 11 अलग अलग साइट्स को टारगेट किया और पाकिस्तान ने वहां से JL-15 जो मिसाइल है, जो चीन की बनी हुई मिसाइल है, उससे भारत के ऊपर अटैक किया, कई बार किया, लेकिन हर बार वो विफल रहा। ऐसे में अब एक नए, और उस वक्त दावा जरूर किया गया था कि उन्होंने भारत के MiG गिराए हैं, भारत के राफेल को गिराया है, लेकिन कोई भी स्पष्ट प्रमाण वो नहीं दे पाए। लेकिन भारत ने अगर उनकी 11 साइट्स को टारगेट किया तो वहां पर भारत ने बाकायदा सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाई कि पहले और हमारे अटैक के बाद क्या स्थितियां हैं, और वहां पे हमारे जो इंटेलिजेंस हैं, हमारे जो लोग हैं, उन्होंने वहां से फोटोग्राफ्स भेजे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उन फोटोग्राफ्स को देखा। सभी को मालूम था कि भारत की स्ट्राइक का क्या असर हुआ पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान उस वक्त से लगातार इस कोशिश में था कि भारत की तरफ से किसी भी तरह की अगर प्रतिक्रिया होती, कोई मिसाइल्स आती है या फिर किसी तरह के जेट, हमारे फाइटर जेट जाते हैं वहाँ पे किसी तरह की स्ट्राइक करने के लिए, उन्हें कैसे रोके। उसी कड़ी में पाकिस्तान को अब अमेरिका से मिलने वाली है AIM-120 AMRAAM मिसाइल मिलने वाली है। ये देखिए, सारे अखबारों की लगभग ये सुर्खियाँ बनी हुई हैं यही चीज़ें, और हर जगह अगर हम देखें, यूरो एशिया टाइम्स देखें, फर्स्ट पोस्ट, जी न्यूज़, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, हर जगह यही चीज़ छाई हुई है कि अब ये इनको मिसाइल मिल रही है। हालांकि अकेले मिसाइल लेने वाले नहीं हैं और ये मिसाइल लगभग 2030 तक पाकिस्तान को मिलेगी। लेकिन ये जो मिसाइल है ये किस विमान में जोड़ी जाती है, तो F-16 जो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है, F-16 में इस मिसाइल को लगाया जाता है। चलिए हम विस्तार से आपको इस पूरी की पूरी जो डील हुई है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच, और भारत को क्यों अलर्ट मोड में आना पड़ रहा है इस डील के बाद, कि भारत भी इसी तरह से देखे कैसे इनकी इस मिसाइल की काट निकाल के लेके आए। तो देखिए, एक बड़े भू राजनीतिक घटनाक्रम के तहत देखें कि पाकिस्तान को जल्द ही अमेरिका से एक जो बहुत ही एडवांस मिसाइल है, एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसे शॉर्ट में AIM-120 कहा जाता है, वो मिलने की संभावना काफी प्रबल, मतलब यूं समझिए कि 99% मिलने की संभावना है। अगर कुछ इफ बट ना हो, ट्रंप चले ना जाए, तो मे बी इस डील पे कोई फर्क पड़ सकता है। देखिए, अब ये परिस्थितियां कैसे बनी,
ये परिस्थितियां कुछ ऐसे बनी कि लगातार हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात डोनाल्ड ट्रंप ने हर जगह पर यह कहना शुरू किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाने में उनकी भूमिका है। और उसी तरह से पाकिस्तान के चाहे प्रधानमंत्री या फिर उनके सेना प्रमुख, वे भी जगह जगह पर जा करके यही बात कहते कि हम डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज्यादा आभारी हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाए। हालांकि भारत ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस सीज फायर में किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका है। भारत ने सिर्फ ये कहा कि दोनों ही देशों के सेना प्रमुख या उनके जो डीजीएमओ लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो मिले और सीज फायर पर सहमति जताई। अब ये देखते, तो ये जो कैसे इन्हें मिसाइल मिली इस बात को समझ लेते हैं। व्हाइट हाउस में लगातार शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में लगातार बैठकें चल रही हैं। यहां तक कि लंच और डिनर डिप्लोमेसी चल रही है और आसिम मुनीर तो बाकायदा एक बॉक्स में रेयर अर्थ एलिमेंट्स लेकर के जाते हैं पाकिस्तान से और कहते हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ये हम आपको दे रहे हैं, आप हमारे देश में आइए और इन मिनरल्स को निकालिए और आप लेके जाइए। इसी तरह से बलूचिस्तान का एक अरब सागर के तट पे पासनी नामक एक शहर है जहां पर इन्होंने बंदरगाह बनाने की पेशकश भी की है। कुल मिलाकर के अमेरिका के तलुओं को चूमने के लिए, चाटने के लिए पाकिस्तान बेकरार हो रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि अमेरिका भी कुछ कुछ उनको खुरचन फेंक रहा है कि चलो ये मिसाइल भी आपको दे रहे हैं, राइट। तो अब यहां देखें तो उच्च स्तरीय बैठकों के बाद दोनों देशों के बीच में जो नई गर्मजोशी आई है उसके तहत हम देखते हैं उन्हें मिसाइल मिल रही है। और इसे समझना होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो अमेरिका का है, जिसे कि पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहा जाता, अब देखिए ये एक अलग तरीके का दिख रहा है कि जहां पे डिफेंस ने वो वॉर हो गया है। हाल ही में एक बड़े मिसाइल अनुबंध पर पाकिस्तान को भी विदेशी खरीदारों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ध्यान रखें, शामिल किया, ये ऑलरेडी लिस्ट पहले से थी, अब इसको शामिल किया। ये वो मिसाइल है जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं और ये ऐसी बियॉन्ड विजन, मतलब दृश्य के पार के जाकर के ये अटैक करती, जिस तरह से हमारी ब्रह्मोस है, अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, उसी उतनी ही कैपेबल मिसाइल। और ये देखिए, ये पाकिस्तान की तो है नहीं, सीधी सी बात है, ये है अमेरिका की टेक्नोलॉजी और ब्रह्मोस जो है भारत के पास जो है, तो वो इसे बहुत आसानी से टक्कर देती है। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो ये जो मिसाइल है दुश्मन के विमानों को बहुत ही सटीकता से मार करने की क्षमता रखती है। और अगर देखें किस कंपनी ने बनाया, तो रेथियान टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। इसके दो वेरिएंट हैं, C8 और D3 हैं। इसकी मारक क्षमता देखें कितनी रेंज है, तो 180 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है। हालांकि दोनों वेरिएंट की अलग अलग है, राइट। अगर देखें कौन कौन से फाइटर जेट में इसको लगाया जा सकता है, तो अमेरिका के बने हुए हैं सारे के सारे यहाँ आपको दिख रहे हैं, जो F-16, F-15, F-18 जो कि एडवांस है ये, और F-35 जो कि उनका सबसे लेटेस्ट जो 5th जनरेशन का है ये। तो इनके साथ अगर इसे कहा क्या जाता है, जिसकी कि हम चर्चा कर रहे थे अभिनंदन जी के साथ, कि MiG-21 किलर कहा जाता है इस मिसाइल को, क्योंकि 2019 में इस मिसाइल का उपयोग भारतीय MiG-21 बाइसन को मार गिराने के लिए किया गया था, जिसमें कि अभिनंदन पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए थे उसमें। अब अगर हम आगे देखें तो ये क्या होने वाला है, तो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की अगर आधिकारिक सूचना देखें जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड किए, तो रेथियान को पहले से जो चल रहा जो अनुबंध है उसका नंबर यहाँ दिया हुआ है। इसके तहत अब उन्होंने कहा कि और भी ज़्यादा AIM 120 C8 और AIM 120 D3, तो ये दोनों जो वेरिएंट हैं इसके उत्पादन के लिए अतिरिक्त तौर पे धन एलोकेट किया जा रहा है। इतने डॉलर 41.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर और एलोकेट किया जा रहा है। और अगर हम यहाँ बात करें, ये जो काम पूरा होने की अगर समय अवधि देखें तो ये होगा मई 2030 तक। और इसमें देखें और कौन कौन से देश हैं जिस लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया गया, और पाकिस्तान बड़ा गदगद हो रहा, बहुत खुश हो रहा है कि अब तो उसे एक ऐसी मिसाइल मिलने वाली है जिससे कि वो भारत के फाइटर जेट्स को निशाना बना सके। तो देखें इसमें तो पाकिस्तान अभी हाल ही में शामिल किया है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, फिनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, सऊदी अरेबिया, पोलैंड, कतर, रोमानिया, ओमान, ग्रीस, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, ताइवान, इजराइल और भी बहुत सारे छोटे देश इसमें शामिल है।
हालांकि ये बहुत साफ साफ अभी नहीं कहा गया है कि कितनी मिसाइलें दी जाएंगी, लेकिन ये तो तय मान के चलिए कि मिसाइलें दी जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार या वहाँ की सेना प्रमुख जिस तरह से नतमस्तक हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के आगे पीछे हो रहे हैं, तो ऐसे में पूरी संभावना है कि भारत के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स के अंतर्गत चाइना के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स बनाने के लिए ये जो मौका देख रहा है अमेरिका और पाकिस्तान, ये मौका देख रहा है कि उसे एक और विश्वसनीय ऐसा सहयोगी मिल जाए कि चीन और भारत दोनों को वो एक तरफा तरीके से चुनौती देने में सक्षम हो जाए। तो इस तरीके से इसकी जो पृष्ठभूमि है, क्यों ये सौदा हो रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उनको लागू करना वे चाहते हैं। ऐसे में अगर उनको इस तरह के लोग मिल जाएं जो हर जगह जा जाके उनके बारे में गाना गाएं कि इन्होंने सीज फायर करवाया है, इनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाना चाहिए, या फिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को वहां से सबल मिलता है, क्योंकि अगर ये मिसाइल्स बेचेंगी तो अमेरिका की कंपनी ही बेचेंगी, ये पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जैसे कि भारत में रशिया ने ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, इंडिया में मिलकर के बनाते हैं हम उसे, और उसे कई सारे देशों में भी हम बेच रहे हैं। वो चीज़ यहाँ पाकिस्तान के साथ नहीं होने वाली है, क्योंकि चाहे कितना भी बड़ी बड़ी डील कर लें, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो टैग लगा है कि एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन जो मिला था, जिसे कि वहाँ से गिरफ्तार किया था यूएसए ने, वो यूएसए की आवाम कहीं कभी भूलेगी नहीं। तो सरकार चाहे किसी भी तरह के डिसीजन ले ले, वो लागू नहीं हो पाएंगे। अब आगे हम बात करें यहाँ पर कि आखिर यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं और क्यों इस तरह से मिल रहा है, तो इसे समझने वाली बात होगी कि पहले से ऑलरेडी इस तरह की मिसाइल्स को खरीदने का समझौता कैसे 2006 और 7 में देखें तो पाकिस्तान ने अपने F-16 ब्लॉक 52 विमानों के लिए ऑलरेडी ये इसका जो वेरिएंट है C5 वो खरीद रखा है, राइट। तो ये मिसाइलें इनके पास पहले भी हैं, और इसका उपयोग कब किया गया था, 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान हम देखें तो यहां पर कि जब भारत का मिग 21 बाइसन जिसे एक विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे, उसको स्ट्राइक किया जाता है और अभिनंदन का विमान पाकिस्तान के अंदर गिरता है। ये तस्वीर हमें दिख रहा है जब उन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार किया था, और 60 घंटों के बाद फिर उनको रिलीज किया गया था। और वर्तमान की बात करें, इसी वर्ष की अगर 2025 की बात करें तो देखिए पाकिस्तान ने चीन की PL-15 मिसाइलें ली हैं और अपनी वायुसेना में शामिल किया है। लेकिन अगर हम बात करें 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई भारतीय विमान जिनमें कि राफेल भी शामिल है, दावा किया गया था कि इस मिसाइल से उनको हिट किया गया, टारगेट किया गया है। यहां तक कि इस मिसाइल के कुछ टुकड़े आधी की आधी पूरी मिसाइल हरियाणा के सिरसा में उसके टुकड़े भी मिले थे, जिससे हमें पता चला था कि ये कौन सी PL-15 मिसाइल चीन में निर्मित है। लेकिन भारत को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो ऐसे में पाकिस्तान देख रहा था एक रिलायबल मिसाइल टेक्नोलॉजी, एक ऐसी मिसाइल जिससे कि भारत के जो उन्नत राफेल हैं उनको निशाना बनाया जा सके। तो यहां मैं ये नहीं कह सकता, अपने आप में हम इस बात पे खुश नहीं हो सकते इंडिया कि अरे चलिए कोई बात नहीं, हम तो सामना कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अलर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर जैसे जैसे पाकिस्तान या चीन अपनी रणनीतियों में बदलाव करते, अपनी सामरिक नीतियों में बदलाव करते, अपने सामरिक जो मिसाइल्स या फाइटर जेट में बदलाव करते, तो भारत को उसकी काट इमीडिएट ढूंढनी आवश्यक है। अब अगर हम यहां आगे बात करें कि अभी ये सौदा क्यों हो रहा है, तो देखिए अभी वर्तमान में कई सारी चीजें चल रही हैं। यह कदम मई 2025 में हुए 4 दिन के, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं, 4 दिन के भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के कुछ महीनों बाद ही आया। क्यों, इसे समझना है। इस संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर 11 स्ट्रैटेजिक साइट्स को टारगेट किया था, और वहां पर यह भी पाया गया कि वहां पर F-16 अमेरिका के भी खड़े थे और वे जमीन से उड़ भी नहीं पाए, मतलब वो टेक ऑफ भी नहीं कर पाए, भारत की कोई एक्शन भी नहीं ले पाया। भारत की ब्रह्मोस से वहां पर जिस तरह के अटैक किए, तो इससे एक सबक लिया पाकिस्तान ने कि अगर उनके पास एक बहुत बेहतर मिसाइल नहीं होगी तो वे भारत को रोकने में पूरी तरह से असफल फिर से होंगे, इसलिए उन्होंने इस तरह से किया। दूसरी बात, इन दोनों पक्षों ने एक दूसरे के लड़ाकू विमानों को गिराने की बात की, लेकिन अगर हम यहां बात करें तो संघर्ष विराम का जो श्रेय मिला तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विषय में हर जगह जगह पर पाकिस्तान ने गाना गाते हुए बताया, और यहां तक कहा कि उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार के लिए नामित किया जाना चाहिए। और इस तरह से अगर देखें तो ये प्रतीकात्मक तौर पे एकदम से इन दोनों देशों के, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में घनिष्ठता बढ़ती चली जा रही है।
और एक और वजह बन रही है यहां पर कि टैरिफ वॉर के अंतर्गत देख रहे हैं कि भारत किसी भी तरह से अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत को दबाव में लाने के लिए भारत के जितने देशों के साथ संघर्षरत है भारत, उन सभी देशों को लगातार यहां पर सैन्य मदद, आर्थिक मदद और टैरिफ में रियायत देने की नीति पर चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए इसी तरह की खबर अगला जो वीडियो में बनाने वाला हूं वो बनाने वाला हूं मैं बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि वहां पे आज के ही न्यूज़पेपर हम देखते हैं बांग्लादेश में भी कुछ इसी तरह की, अब बांग्लादेश की अपनी नौसेना और वायुसेना को काफ़ी उन्नत बनाने पे काम करने वाले हैं। और ये सबक यहाँ पाकिस्तान, तो जो अमेरिका है वो इस तरह की रणनीति पे चल रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ इनको इस तरह से बिल्कुल बीच में दबा के रखा जाए जिससे कि अमेरिका के फेवर में फिर से टैरिफ के मामले में या फिर मार्केट को ओपन करने के मामले में इंडिया मजबूर हो जाए निर्णय लेने के लिए, चलो अमेरिका हमारा फेवर तो लो। चलिए अगली बात, यहां पर ट्रंप प्रशासन के तहत हम देखते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के जो संबंध दोबारा से फिर रिवाइव हो रहे हैं। और ऐसे में जो मिसाइल सौदा है, तो वर्षों की जो दूरी खिंच गई थी इनके बीच में, अब वो दोबारा से रणनीतिक पुनर्संतुलन, दोबारा से बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर कैसे देखें तो जुलाई 2025 में पाकिस्तानी जो एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर अहमद बाबर, ये जाते हैं अमेरिकी विदेश विभाग का दौरा करके आते हैं। इसी तरह से जून 2025 में देखें आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में ट्रंप के सामने मुलाकात होती है। इसके अलावा अक्टूबर 2025 में अगर देखें तो अमेरिका ने पाकिस्तान को औपचारिक रूप से उस लिस्ट का हिस्सा बना लिया जिसके तहत वो जो AMRAAM, जिसे कि AIM मिसाइल 120 कहा जाता है, वो देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ देखें, ये जो एक ऐसा रक्षा समझौता है जिसने कि दक्षिण एशिया में अमेरिका को संतुलन की नीति के अंतर्गत एक ऊंचे स्थान पर बैठा दिया है। और ऐसे में जब सवाल आता है भारत और अमेरिका के व्यापार, तकनीकी साझेदारी या रूस को लेकर के भारत के साथ जिस तरह के संबंध हैं, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को एक मौका मिलता है एक दबाव बनाने का, एक प्रेशर टैक्टिक्स को लागू करने का, जिससे कि भारत से वो अपनी बातें मनवा पाएं। अब बड़ा एक सवाल आता है कि आखिर इससे भारत को किस तरह की समस्याएं होती, भारत को क्यों अलर्ट मोड में आना चाहिए। तो देखा जाए कि ये देखिए, ये जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उसकी क्षमता इससे बढ़ जाएगी। तो सीधी सी बात है, अगर सामरिक क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को बढ़त मिलेगी तो भारत को तो अलर्ट होना ही होगा, इसके और दूसरे विकल्प ढूंढ नहीं होंगे। इसके अलावा F-16 जो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है उसको ये अपग्रेड करेंगे तो यहाँ दिखता है कि हमें यहाँ दिखेंगे कि अब वे उन्नत रडार, एवियोनिक्स, ये सारी चीज़ें शामिल की जाएंगी इन मिसाइलों के साथ साथ। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जहां पर हम देखते थे कि 2024 में भारत और यूएसए के संबंध बहुत अच्छे चल रहे थे, वहीं पर हम देखते हैं कि अब भारत की जगह पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी बेहतर स्थिति में हमें दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर रणनीतिक तौर पर किस तरह की स्थितियाँ दिखती हैं, तो हमें ये समझना होगा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ फिर से सैन्य स्तर पर जुड़ रहा है। इसके अलावा चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, ऐसे में पाकिस्तान का अमेरिका के भरोसे को जीतने का जो प्रयास चल रहा है वो, उसमें हम देख रहे हैं पाकिस्तान लगातार कामयाब होता चला जा रहा है। और भारत के लिए एक संकेत है कि वो वॉशिंगटन के साथ जो साझेदारियां हैं वे स्थायी नहीं है बल्कि वे परिस्थितियां जन्य हैं। और ये देखिए, हम आज की बात नहीं करते, 1947 से अगर हम लगातार देखें तो अमेरिका लगभग इसी तरह की नीतियों पे चला है। भारत के साथ उसने परिस्थितियों के हिसाब से समझौते किए, ना कि वो भारत का एक परमानेंट दोस्त रहा। वहीं हम पाकिस्तान के बारे में देखें तो अस्थायी तौर पे हमें उनकी दोस्ती टूटती हुई दिखती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो वे लगातार पाकिस्तान के अलाई बने हुए हैं। राइट। सो अब यहां पर अगर हम देखें तो आज वर्तमान में अब क्या करना होगा, तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर इस तरह की स्थितियां बन रही हैं तो भारत को बेहतर साझेदार, रणनीतिक साझेदार ढूंढने होंगे और दोबारा से अमेरिका के साथ अपनी जो रणनीतिक साझेदारी, इस पर सोचना होगा। विकल्प बहुत सारे हैं कि भारत टैरिफ के मामले में उनकी सारी बातों को मान जाए, अपने मार्केट को खोल दे, अपने डेयरी उत्पाद और एग्रीकल्चर मार्केट को खोल दे, क्वाड के अंतर्गत वो सहयोग को ज़्यादा बढ़ाने पर जोर दे और चीन और रशिया से अपनी दूरियां बनाने लग जाए। तो उम्मीद ये की जाती कि इस विश्लेषण से आप भी ये समझ पाएंगे कि क्या बेहतर होगा, क्योंकि वर्तमान में आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो देखिए, विदेश नीति के मामले में ना तो कोई स्थायी शत्रु होता, ना ही कोई स्थायी
दोस्त होता है। परिस्थितियों के हिसाब से लगातार जो फॉरेन पॉलिसी उसको डायनामिक होना चाहिए, बदलाव के साथ बदलते रहना चाहिए, समय के साथ बदलते रहना चाहिए, वही सबसे अच्छी विदेश नीति होती है। तो चलिए, आज लग रहा है हवा विपरीत बह रही है। मे भी हो सकता है कि परिस्थितियां कुछ इस तरह से बदली जाएं कि हवा भारत के पक्ष में बहने लग जाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, इस विषय पर आपकी एक समझ बनी होगी। अब तक आप हमारे साथ बने और आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं हूं यशोवर्धन और ये हजेल अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। हम लगातार आपको एक जागरूक नागरिक बनाने की कोशिश में हैं। जो भी घटनाएं घट रही हैं दुनिया में, उनके प्रति आप अवेयर रहें और एक न्यूट्रल अप्रोच बनाएं, क्योंकि यहां खड़े होकर के हमारा कोई एक ऐसा एजेंडा नहीं होता लाइक गोदी मीडिया टाइप का कि हम किसी एक का फेवर करें। न्यूट्रल होकर के आपको जो भी खबरें होती हैं उनके विषय में आपको अवगत कराते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक दिन अगले दिन नए विषय में, एक नए वीडियो में। तब तक आप लगातार अपनी लर्निंग जारी रखिए। नमस्कार।